Hello dear learners, myself Anand Prabhakar Kakade, working as assistant professor at RMD Upper Chinsod Pune. In this lecture we discuss about the course content of pharmaceutical jurisprudence as per the PCI syllabus for TYB form. It is also useful for the final year students. आज के इस लेक्चर में हम सिलेबस कंटेंट और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कौन से चैप्टर इस सब्जेक्ट में आते हैं, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर थियरी एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और एट द एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है ऑफ MCQ जो कि इस लेक्चर रिलेटेड है, तो इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कंटिन्यूस सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो लेट डिस्कस अबाउट द कोर्स कंटेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे विच आर रिलेटेड टू दिस लेक्चर. It is not asked in your theory exam. Pharmaceutical jurisprudence, it is a branch of pharmacy which deals with the law which are related to the pharmacy profession. मतलब जो भी फार्मेसी प्रोफेशन रिलेटेड जो भी लॉज है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस. देन लेजिस्लेशन, व्हाट इट मीन बाय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग द लॉ. किसी भी लॉ को अगर पास करवाना है उस प्रोसेस को हम कहेंगे लेजिस्लेशन. देन एक्ट, इस एक्ट की डेफिनेशन ध्यान से सुनना है. एन एक्ट इज ए लॉ विच इज़ मेड बाय द लेजिस्लेचर असेंबली. अब लेजिस्लेचर असेंबली कौन सी इंडिया में? इट इज़ अ पार्लियामेंट असेंबली विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इम्प्लीमेशन ऑफ एक्ट. अब बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर एक्ट और लॉज में क्या डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग है जो कि ज़्यादा सेल हो रहा है और ज़्यादा सेल की वजह से द पीपल बिकम हैबिचुअल. ओके, अब उस ड्रग का अगर सेल आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, दैट टाइम व्हाट वी डू कि वो ड्रग अगर आपको चाहिए तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो ड्रग आपको मिलेगा नहीं. अब ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को इम्प्लीमेशन करना वो है एक्ट, और उस प्रोसीजर को फॉलो करना मतलब प्रिस्क्रिप्शन ला के ही ड्रग को लेना, उसे कहेंगे हम लॉ. तो लॉ का मतलब क्या है? ए सेट ऑफ रेगुलेशन और रूल टू बी फॉलोड. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, ट्रैफिक रूल अगर फॉलो करते मतलब आप लॉज को फॉलो करते हो. ओके, सो ये डिफरेंस एक्ट और लॉज का ध्यान में रखना है. देन कोड ऑफ एथिक्स, इट इज़ अ मोरल विच इज स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर स्मूथली रनिंग द प्रोफेशन. मतलब फार्मेसी एक प्रोफेशन है, अगर उसको स्मूथली रन करना है तो कुछ इथिक्स है उसको फॉलो ही करना है, तो इट इज़ अ कोड ऑफ एथिक्स. देन शेड्यूल, शेड्यूल इज़ लाइक एन अपेंडिक्स टू कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम फार्मेसी के बारे में बात करें तो शेड्यूल क्या है, तो फार्मेसी में ए से लेकर वाई तक ऐसे शेड्यूल्स दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई फार्मेसी शॉप ओपन करवाना है तो आपको सबसे पहले कुछ फॉर्म्स लगेंगे, तो आपको फॉर्म कौन सा चाहिए, तो वो फॉर्म नंबर आपको शेड्यूल ए में मिलेगा. तो उस फॉर्म की फ़ीस कितनी है वो आपको शेड्यूल बी में मिलेगी. अगर आपको इंडस्ट्री ओपन करवानी है फार्मास्यूटिकल विच आर रिलेटेड ऑफ एनी प्रोडक्ट, तब आपको शेड्यूल एम फॉलो करना है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. तो हर एक शेड्यूल्स इसमें दिए गए हैं. ओके, देन लास्ट वन इज ऑफेंस एंड पेनल्टीज. अगर आप लॉस और एक्ट के अपोजिट बिहेव करते हो तो रहेगा ऑफेंस, और पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल एंड द फाइन और बोथ. तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है फॉर दिस लेक्चर. द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस कोर्स मीन्स द सिलेबस. इट्स डिजाइंड टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. मतलब जितने भी लॉज है फार्मेसी रिलेटेड तो उनका बेसिक नॉलेज स्टूडेंट को पता चाहिए, उनको मिलना चाहिए. ये मेन स्कोप है इस सब्जेक्ट का. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स. अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एंड देयर इम्प्लीकेशन इन द डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. कोई भी अगर लॉ जब भी इम्प्लीमेंट होता है तो उसका इफ़ेक्ट कैसे हुआ, implications means the possible effect in the development and marketing of pharmaceuticals. ये मेन ऑब्जेक्ट है.
दूसरा ऑब्जेक्ट है वेरियस इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्ट्स एंड लॉ। तो एक्ट में आएगा कि कब वो कौन सी ईयर में उसे पास किया गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड द लॉज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है जो कि फार्मेसी प्रोफेशन में फॉलो करने चाहिए। देन द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड एजेंसीज गवर्निंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब यहाँ पे मैंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रेड में बोल्ड रेड में लिखा है। अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेन कंपनी है जिसे मैन्युफैक्चरिंग करना है इंडिया में, नहीं तो उसका जो भी प्रोडक्ट है अगर इंडिया में सेल करना है, दे रिक्वायर ए परमिशन ऑफ CDSCO। इट्स अ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, तो उनकी परमिशन लगेगी तभी वो सेल कर पाएंगे। अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनको अगर US में उनका प्रोडक्ट सेल करना है, दैट टाइम US FDA अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। अगर उनको यूरोप कंट्री में अगर सेल करना है, दे रिक्वायर्ड MHRA, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनकी परमिशन लगेगी। अगर उनको ऑस्ट्रेलिया में सेल करना है इंडियन प्रोडक्ट, दैट टाइम द TGA, इट इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनकी परमिशन लगेगी। जिसके बारे में भी हम इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। द लास्ट वन, द कोड ऑफ इथिक्स ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस मीन्स ड्यूरिंग हिज जॉब, ड्यूरिंग इट्स डिस्पेंसिंग। ओके, जो भी फार्मेसी डिस्पेंसिंग करता है इन हॉस्पिटल, इन देयर मेडिकल शॉप्स, तो उसके रिलेटेड जो भी कोड ऑफ इथिक्स है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट में। नाउ वी डिस्कस वेटेज ऑफ सब्जेक्ट इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फार्मेसी रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। फॉर एग्जांपल ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट और GPAT, उसमें हम वेटेज देखेंगे इस सब्जेक्ट का। अगर हम थ्योरी और MCQ दोनों के बारे में डिस्कस करें, तो थ्योरी में भी आप अगर ये से अच्छे से पढ़ते हो तो योर स्कोर विल बी हायर देन अदर सब्जेक्ट। और अगर MCQ बारे में बात करें तो एज पर माई कंसर्न 90% आपका एक्यूरेसी रेट तो बढ़ता ही है। अगर इस सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हो तो 90% आपके आंसर सही रहते। तो देखते हैं वेटेज क्या है हर एक एग्ज़ाम में। GPAT की अगर हम बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये वेटेज कम लगता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग द स्कोर इन GPAT एग्ज़ाम। देन ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि ड्रीम जॉब है मोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट का, उसमें अगर देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहती है। दैट्स अ ह्यूज पार्ट। ओके, देन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस, और रेलवे फार्मासिस्ट उसका हम RRB भी गए थे, द क्वेश्चंस आर 8 to 10। सो दिस इज द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो थ्योरी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये हेल्प करेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, नाउ वी डिस्कसिंग द सिलेबस। इन सिलेबस फर्स्ट वन इज यूनिट 1। तो यूनिट 1 में एक चैप्टर दिया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो बहुत बार आपने सुना होगा D&C एक्ट। तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए उन्होंने इस चैप्टर के 2 पार्ट किए। पहला पार्ट यूनिट 1 में है और दूसरा पार्ट यूनिट 2 में। तो इस पार्ट में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स। तो अब जितने भी आप लॉज देखोगे जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशन ये पॉइंट पहले रहता है, और ये ही उसके ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन GPAT एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है जो कि थ्योरी में भी पूछी जाती है। तो हर एक एक्ट का ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कभी भूलना मत पढ़ने के लिए। दूसरा है पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, मतलब जो भी बाहर से ड्रग्स आते हैं उसके रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो पहला था क्लास ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, मतलब ऐसे कौन से ड्रग है, कैसे और कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में इंपोर्ट करना अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है, उसके बारे में हम सीखेंगे। इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, अगर इंपोर्ट करना है इंडिया में तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा दूसरे कंट्री के जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको, उस कंपनी को, तो उसकी क्या लीगल प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हम इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट के अंडर, इस सेक्शन के अंडर हम सीखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑफेंस एंड पेनल्टीज विच आर रिलेटेड टू दिस इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तीसरा पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स।
प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टन ड्रग्स, मतलब अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है ड्रग्स की तो उसके रिलेटेड क्या कंडीशंस है, वो कंडीशन हम इस सेक्शन में सीखेंगे। और प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सर्टन ड्रग्स, ऐसे कौन से ड्रग्स है जिनका मैन्युफैक्चरिंग करना अलाउ नहीं है इन इंडिया। देन कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर, मतलब अगर आपको किसी भी लाइसेंस को अगर ग्रांट करवाना है तो उसकी क्या कंडीशंस है, उसकी क्या प्रोसीजर है। ओके, वो सारी प्रोसीजर इस सेक्शन में आएगी। लेकिन कौन से लाइसेंस इस एक्ट में उन्होंने कवर की है। पहला लाइसेंस आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो उसके लिए क्या कंडीशंस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। अब कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जो कि इंडिया में तो मैन्युफैक्चर होते नहीं हैं। ओके, तो ऐसे ड्रग्स का टेस्ट करवाने के लिए भी हमको लाइसेंस लेना पड़ता है अगर हम किसी दूसरे देश से, दूसरे कंट्री से उसको लाते हैं फॉर टेस्ट पर्पज़ और एग्जामिनेशन और एनालिसिस पर्पस। ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग, अगर न्यू ड्रग है, इनोवेटिव है, तो ऐसे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग भी करना है आपको, तो पहले उसकी परमिशन लगती है। उस परमिशन आपको लाइसेंस के आधार पे ही मिलती है। देन लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस, तो ये लोन लाइसेंस तो इंडिया में बहुत चलता है। मतलब कंपनी मेरी है और मेरा प्रोडक्ट है, वो दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर करके देगी, तो जो दूसरी कंपनी है वो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका खुद का, तो उसको लोन लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, एंड रीपैकिंग लाइसेंस मतलब जो भी ड्रग आते हैं बल्क में आते हैं और उस बल्क में आए हुए ड्रग को छोटे छोटे पैकिंग में सेल करना है, तो उसके लिए रीपैकिंग लाइसेंस लगते हैं। तो सारे लाइसेंस हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। देन यूनिट 2 द सेकंड पार्ट ऑफ DNC एक्ट, तो उसमें आता है सबसे पहला डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल GHMNPTUVXY पार्ट 12B, शेड्यूल F एंड DMR। DMR मीन्स इट्स ड्रग मैजिक रेमेडीज। तो हमने पहले शेड्यूल के बारे में देखा था। शेड्यूल क्या, अगर हम फॉर एग्जांपल शेड्यूल G के बारे में अगर पढ़ना है तो ऐसे कौन से ड्रग है जो कि सिर्फ मेडिसिनल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना पड़ता है, ऐसे सारे ड्रग्स की लिस्ट आपको G में मिलेंगी। H मतलब क्या है, शेड्यूल H मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको वो ड्रग, वो सिरप नहीं मिलेगा। आप कप सिरप के बॉटल के पीछे देख रहे हैं ना, शेड्यूल H आता है। तो हर एक शेड्यूल में आपको इन्फॉर्मेशन मिली। ऐसे हमें एक्चुअली बहुत सारे शेड्यूल से उसके बारे में पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर GPAT पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन थ्योरी के बारे में अगर पढ़ना है तो स्पेसिफिक उन्होंने दिए है कि ये स्पेसिफिक आपको शेड्यूल पढ़ने पड़ेंगे। देन सेल ऑफ ड्रग्स, अब हमको सेल करना है तो कौन से लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो होल सेल, अगर होल सेल करना है आपको तो वी रिसीव दैट लाइसेंस। रिटेल सेल, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, मतलब ये सारे लाइसेंस के बारे में जो भी कंडीशन है, रूल्स रेगुलेशन है, अगर ये पर्टिकुलर आपको लाइसेंस लेना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कौन से फॉर्म नंबर है, वो फॉर्म नंबर भी इंपॉर्टेंट फॉर योर GPAT पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारी डिटेल्स इस सेक्शन में हम सीखेंगे। एंड ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अगर आपके पास ये कोई भी लाइसेंस है, होलसेल वाला लाइसेंस है, उसके अगर आप काम करते हो तो आएगा ऑफेंस, और उसके रिलेटेड पेनल्टीज़ क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हम सेल ऑफ ड्रग्स में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग, जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिमेन लेबल्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। मतलब अब बहुत सारे, अब जितने भी प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हो या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, उसमें हम लेबल लगा दें। तो उन्होंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी कि लेबल पे क्या क्या कंटेंट्स चाहिए, स्टोरेज कंडीशन रहती है, एक्सपायरी डेट रहती है, और कोई स्पेसिफिक अगर कंडीशन है कि प्लेस इन अ कोल एंड डार्क प्लेस, ऐसे कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट इस सेक्शन में दिए। और एक पॉइंट है लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर्स। देखो DNC एक्ट में शेड्यूल Q आता है, तो Q में जितने भी कलर्स दिए गए हैं वही कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स में। अदर देन द लिस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड इन दैट Q, अदर देन दैट कलर वी आर नॉट permitted to use in a cosmetics. And offense and penalties which are related to the permitted colors and labeling and packing of drug. Then next आता है administration of the act and the rules.
तो इस लॉज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ वर्क करती है। तो इसमें उन्होंने 3 बॉडीज़ को डिवाइड किया है। पहली बॉडी आती है एडवाइजरी बॉडी, ओके, दूसरी आती है एनालिटिकल और तीसरी आती है एग्जीक्यूटिव। तो हर एक बॉडी का फंक्शन है और उसमें अंडर क्लासिफिकेशन भी दिया गया है। तो पहला आता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो ये जो 2 कमेटी है विच कम्स अंडर द एडवाइजरी बोर्ड, ओके। देन सेकंड वन इज एनालिटिकल, जिसमें आता है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट। तीसरा आता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, कस्टम कलेक्टर एंड ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हर एक कमेटी का फंक्शंस दिया गया है, हर एक कमेटी का पावर अथॉरिटी दिया गई है और क्वालिफिकेशन भी दिया है। अगर किसी पोस्ट पे आपको वर्क करना है तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में कवर किए गए। तो हम ड्यूरिंग लेक्चर वी कवर ऑल दिस पॉइंट। सो लेट्स प्रोसीड फॉर यूनिट 3 नाउ। In Unit 3, first chapter is Pharmacy Act 1948. The first point of this chapter is objective definition. Pharmacy Council of India, it is also known as PCI. अगर आपका कॉलेज PCI अप्रूवल है तभी आपको लाइसेंस मिल सकता है, ओके। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, PCI के कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें कौन से मेंबर्स आते हैं, उन्होंने भी कैटेगरीज दिए, हर कैटेगरी में अलग अलग टाइप के मेंबर्स आते हैं। एंड फंक्शन ऑफ PCI, उसके बारे में हम इस सेक्शन में सीखेंगे। देन एजुकेशन रेगुलेशन, मतलब फार्मेसी प्रोफेशन में कितने कोर्सेज है और उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल डी फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है, बी फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है, एम फॉर्म में एडमिशन्स पाने हैं तो क्या कंडीशन, ये सारा आएगा, उसको एजुकेशन रेगुलेशन कहते हैं। थ्योरी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ER इज नथिंग बट एजुकेशन रेगुलेशंस। देन स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसके बारे में एक डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, जो कि डिफरेंस इंपॉर्टेंट है फॉर ए जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन, हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन, ओके, एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन, उसके बारे में इस सेक्शन में कवर किया गया है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसीज, मतलब फार्मेसी का फर्स्ट रजिस्टर क्या है, किस तरह से हम उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारी लीगल प्रोसीजर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसीज के सेक्शन में सीखेंगे। एट द एंड ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ये रूल्स और रेगुलेशन के अपोजिट जो भी वर्क करेगा उसको कहेंगे ऑफेंस एंड देयर पेनल्टीज, ओके। तो होल एंड सोल दिस लॉ इज रिलेटेड टू द एजुकेशन, ओके। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3। सेक्शन 3 में नेक्स्ट चैप्टर आता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। अब जिस मेडिसिनल प्रोडक्ट में मतलब प्रिपरेशन और टॉयलेट प्रिपरेशन में अल्कोहल आता है और ओपियम कंटेंट्स आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट के लिए ये एक्ट है, ओके। तो इसमें कौन से पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव डेफिनेशंस। लाइसेंसिंग, अगर आपको जो भी प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल यूज़ होता है उस प्रोडक्ट का अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके रिलेटेड जो भी लाइसेंसिंग की प्रोसीजर है वो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इनबाउंड एंड आउटसाइड बाउंड। अब इनबाउंड मतलब क्या है, जो भी एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी मतलब एक प्रकार का टैक्स है, तो जो पहले पेड करते हैं हम कहेंगे इनबाउंड। एंड आउटसाइड बाउंड मतलब जब परचेस करोगे तब, ओके। तो ये हम डिटेल में लेंगे ड्यूरिंग आवर लेक्चर कि इनबाउंड एंड आउटसाइड बाउंड क्या है एग्जैक्टली। देन एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन, मतलब अब जब इंडिया से हम कोई भी अल्कोहलिक प्रिपरेशन बाहर भेजेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में सीखेंगे। देन मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक। सी आयुर्वेदा में जैसे आसवा, अरिस्टा, ये जो प्रिपरेशन है दे आर सेल्फ जनरेटिंग अल्कोहल प्रिपरेशन से, और होम्योपैथिक जो कि अल्कोहलिक बेसिक है। तो ये दोनों प्रिपरेशन में अल्कोहल इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस है, रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेटेंट एंड प्रॉपर्टी प्रिपरेशंस, जिसमें अल्कोहल इन्वॉल्व हो। देन ऑफेंस एंड पेनल्टी विच आर रिलेटेड टू दिस एक्ट। नेक्स्ट चैप्टर आता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव definitions.
इसके डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देन ऑथोरिटीज़ एंड ऑफिसर, मतलब जो भी ऑफिसर्स के अंडर काम करते हैं अंडर दिस एक्ट, उनकी ऑथोरिटीज़ क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमेटी, मतलब इस कंसल्टेटिव कमेटी में कौन से मेंबर है उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उन मेंबर्स का फंक्शन क्या है उसके बारे में हम इसमें डिटेल सीखेंगे। देन नेशनल फंड फॉर कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज़, इन दिस सेक्शन दे प्रोवाइड ए इंफॉर्मेशन अबाउट from where the government collect the fund and that fund utilized for controlling the drug abuse। अगर ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल में करना है तो फंड लगेगा, तो गवर्नमेंट ने कहाँ से फंड को कलेक्ट करना है उसके बारे में हम इस सेक्शन में डिटेल में सीखेंगे। देन प्रोहिबिशन, कंट्रोल, रेगुलेशन, कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ओपियम पॉपी। सी ओपियम पॉपी से हम क्या बनाते हैं, मॉर्फिन, और मॉर्फिन क्या है, एक अब्यूज़ ड्रग भी है, मेडिसिनल पर्पज़ तो है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो अब्यूज़ हो जाता है। तो अगर उसके प्रोडक्शन करना है मतलब इन फार्म, दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सारी चीज़ हम इस सेक्शन में सीखेंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम, देखो ये अगर इसका कल्टिवेशन करना है तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, तो हर एक चीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, सेल्स के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी, तो क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या रूल्स दिए हैं इस एक्ट में, वो इस सेक्शन में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज़ ऑफेंस एंड पेनल्टी। सी इस चैप्टर के जो भी ऑफेंस है एंड पेनल्टी, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर। ओके, विल सी इट इन ड्यूरिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, इसमें पहला चैप्टर आता है स्टडी ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड इट्स रूल। मैजिक रेमेडीज मतलब क्या है, कोई भी एक मैजिकल प्रोडक्ट है जो कोई भी डिसीज़ को क्योर करे, फॉर एग्जांपल ताबीज़। ओके, दिस इज नॉट क्योर एनी काइंड ऑफ डिसीज। ओके, फॉर एग्जांपल इन अनदर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विच यूज फॉर टू ग्रो योर हेयर फास्टली, मतलब कोई गंजा आदमी है उसके लिए हम कोई प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो उसकी हेयर जल्दी से ग्रो हो, ऐसे जो भी प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करते हैं, तो ये एक्ट उस रिलेटेड ही है। ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन विच आर रिलेटेड टू दिस एक्ट। देन प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, कौन से हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लासेस ऑफ एग्जम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट, हम कौन से क्लास के एडवर्टाइजमेंट को एग्जम्पशन, मतलब इस क्लास के एडवर्टाइजमेंट को हम परमिशन देते हैं कि आप इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। देन ऑफेंस एंड पेनल्टीज विच आर रिलेटेड टू दिस एक्ट। So this is all about this act. यूनिट 4 में नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, मतलब जो भी एनिमल हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूट, ओके, तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। कुछ कमिटीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है जो कि ऑब्जर्व करती है जो भी हम एनिमल यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ यूज फॉर प्रॉपर पर्पज़ और नॉट, मतलब अनइंटेंशनली हम उसको पेन देते हैं कि नहीं, ये काम उस कमेटी का रहता है। ओके, तो कौन सी कमेटी रहती है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशन विच आर रिलेटेड टू दिस एक्ट। देन इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, इट इज़ आल्सो नोन एज IAEC, इट इज़ लोकल बॉडी अप्रूवल बाय CPCSEA। व्हाट इज इट मीन, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑन एनिमल्स। तो ये जो IEC है वो किसके अंडर काम करती है, CPCSEA, जो कि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, उस गाइडलाइंस को ये IEC फॉलो करती है। तो गाइडलाइंस किस रिलेटेड है, फर्स्ट वन इज ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की ब्रीडिंग करना और उनको स्टॉक करने के लिए जो भी गाइडलाइंस दी गई है वो IEC अच्छे से ऑब्जर्व करती है कि नहीं, ये फंक्शन है उसका। देन परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंट, रिकॉर्ड्स पावर टू सस्पेंड और रिवॉक रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी किसी इथिकल कमेटी का लाइसेंस ये कमेटी CPSE सस्पेंड भी कर सकती है और उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक भी कर सकती है। ये सारी अथॉरिटी CPCSE की है। तो सिंपली इस एक्ट में क्या है, जो भी हम एनिमल हाउस अपने कॉलेज में रहता है, इंस्टीट्यूट में रहता है, उसके रिलेटेड जितने भी कंडीशंस है IAEC फॉलो करती है कि नहीं,
उनका फंक्शन प्रॉपरली वर्क होता है कि नहीं, ये काम CPCSE का है. And last one, offense and penalties related to this act. So this is all about Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. The last chapter of Unit 4 is National Pharmaceutical Pricing Authority, NPPA. What is the main function of this NPPA? Is to fix or revise the price of essential drug and the life saving drug. मतलब जो भी essential drugs है और जो life saving drugs है उनकी प्राइस फिक्स करना और उसको रिवाइज करना, ये काम है NPPA का. और वो लिस्ट कहाँ पे रहती है? द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO के अंडर 2013, इसके अंडर वो लिस्ट दी गई रहती है. दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिस्ट ऑफ इसेंशियल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स. तो इन 2016 देयर अनदर अमेंडमेंट इज टेक्स प्लेस. अमेंडमेंट मीन्स द अपडेशन इन दिस लिस्ट. ओके, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस NPPA definition: सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन. मतलब जो भी हम रिटेल प्राइस किस तरह से फिक्स करते हैं, फॉर दैट पर्पज दे डेवलप वन फार्मूला. उस फार्मूला के तहत ही वो प्राइस की किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स की जाती है. एंड दैट फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ थियरी एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. देन रिटेल प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस. देखो जब भी हम शेड्यूल्स सीखेंगे ना तो स्टार्टिंग में 2 शेड्यूल्स दिए, टाइप 1 शेड्यूल एंड टाइप 2 शेड्यूल्स. ओके, तो जिसमें दोनों टाइप 1 और टाइप 2 में जो भी फॉर्मुलेशंस आते हैं उनकी प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स की जाती है, दैट इन्फॉर्मेशन गिव इन NPPA. देन नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन NLEM. ओके, सेक्शन ऑफ कोर्स work is unit 5. In this unit, first one is pharmaceutical legislation, a brief review and introduction and study of different committees. See, इस लॉज में पूरी हिस्ट्री हमने कवर की है. मतलब 1857 जो पॉइजनस एक्ट आया था टू अप टू टिल डेट कौन से लॉज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उस लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और जो कुछ कमिटीज़ है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशंस है फॉर डेवलपमेंट द लॉज विच आर रिलेटेड टू द फार्मेसी प्रोफेशन, उस कमेटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो कौन सी कमिटीज़ आएगी? सबसे पहले आएगी ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, देन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हाथी कमेटी एंड मोडालियर कमेटी. ये सारे कमेटी के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. तो बिफोर डिस्कसिंग DNC एक्ट आई विल प्रिपेयर लेक्चर ऑन दिस फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन. इसका पहले लेक्चर हम हिस्ट्री पे लेंगे, तभी हम DNC एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ सकेंगे. देन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स. मतलब सी फार्मासिस्ट एवरी पर्सन हैविंग देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ आती है फार्मासिस्ट की, जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें किस तरह से एथिक्स को फॉलो करना है. द एथिक्स विच आर रिलेटेड टू द जॉब, द एथिक्स विच आर रिलेटेड टू इट्स डिस्पेंसिंग इन मेडिकल एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर की है. डेफिनेशन सबसे पहले उसमें पॉइंट आता है. दूसरा आता है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ट्रेड एंड मेडिकल प्रोफेशंस एंड फार्मासिस्ट ओथ. ऑल ऑफ यू नो अबाउट, एवरीवन नो अबाउट दिस ओथ विच आर currently present in your college. Then next chapter आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. इसमें उन्होंने डेफिनेशन विच आर रिलेटेड टू दिस एक्ट. देन कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी में टर्मिनेटेड, प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट करना है तो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशंस दी गई है. देन अप्रूवल प्लेस फॉर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एज पर द EMTP एक्ट 1971. ओके, और ऑफेंस एंड पेनल्टीज टू रिलेटेड दिस एक्ट. तो ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट इज़ नोन एज RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. मतलब जो भी इंडियन सिटीज़न है उसका हक है कि वो किसी भी बारे में अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ही कैन फर्स्टली अपील. किस तरह से अपील करना है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. अपील करने के बाद गवर्नमेंट को 30 डेज़ में उसका जवाब देना कंपलसरी. तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, RTI के डेफिनेशन क्या है, और एग्जैक्टली RTI में जो कमीशंस है किस तरह से वर्क करती है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सारे डिटेल्स हम RTI में पढ़ेंगे. द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट 5 इज इंट्रोडक्शन टू
intellectual property rights. It is also known as IPR. It is very interesting chapter. See, तो इसमें हम सीखेंगे कि पेटेंट मतलब क्या है, ट्रेडमार्क्स मतलब क्या है, कॉपीराइट्स मतलब क्या है, ये सारे रिलेटेड टर्म्स, कंडीशंस, उनकी कितने साल के लिए पेटेंट्स रहता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एज पर द PCI सिलेबस फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ MCQ की लिंक दी है, वो भी सॉल्व करना है. सो थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन and continuous support to my channel. Thank you very much.